18वीं सदी भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था। एक समय पर बहुत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य टूट रहा था। नई ताकतें उसकी जगह लेने के लिए उभर रही थीं। शुरू में एक व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा बनाना शुरू कर रही थी। इस दौर में मराठों, सिखों, जाटों और राजपूतों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन समूहों ने मुगलों को चुनौती दी और नियंत्रण के लिए आपस में लड़े। मुगल साम्राज्य, जो कभी काबुल से ढाका तक फैला था, अब अपनी पुरानी स्थिति की छाया मात्र था। औरंगजेब के महंगे युद्धों और धार्मिक असहिष्णुता ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और बेअसर थे। मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्यता पैदा की। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, अपने चरम पर एक विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य था। 18वीं शताब्दी में अपरिवर्तनीय पतन के दौर में प्रवेश कर गया। इस समय तक साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। सम्राट औरंगजेब का शासनकाल हालांकि क्षेत्रीय विस्तार से चिह्नित था, लेकिन उनके कठोर नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इस पतन के बीज बोए। औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य की स्थिरता को हिला दिया। उनके महंगे दक्कन अभियानों ने शाही खजाने को खाली कर दिया और मुगल सेना को ज्यादा फैला दिया। इन अभियानों ने न केवल आर्थिक संकट पैदा किया, बल्कि सैनिकों की थकान और मनोबल में भी गिरावट आई। औरंगजेब की सख्त धार्मिक नीतियों ने कई हिंदुओं को अलग कर दिया, जो आबादी का बहुमत थे। धार्मिक असहिष्णुता ने सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर शासकों के उत्तराधिकार से ग्रस्त था। उत्तराधिकार की लड़ाई ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। मुगल दरबार साजिशों और गुटबाजी से भरा हुआ था। दरबार में षड्यंत्र और विश्वासघात आम हो गए थे। महत्वाकांक्षी रईसों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर देखा। प्रांतीय नेताओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। साम्राज्य, जो कभी एक केंद्रीकृत और कुशल राज्य था, विखंडित होने लगा। प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और दिल्ली में सम्राट के अधिकार की अवहेलना की। प्रांतीय स्वायत्तता ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। मुगल सेना, जो कभी एशिया की ईर्ष्या थी, वह भी पतन पर थी। सेना की शक्ति और प्रभावशीलता में गिरावट आई, जिससे साम्राज्य की रक्षा कमजोर हो गई। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, पश्चिमी भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मराठा। मराठा दक्कन के पठार से एक हिंदू योद्धा समूह थे। उनका नेतृत्व कई करिश्माई नेताओं ने किया, विशेष रूप से शिवाजी महाराज, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल शासन को चुनौती दी थी। शिवाजी के उत्तराधिकारियों पेशवाओं ने मराठा शक्ति का और विस्तार किया। मराठा अपने कुशल घुड़सवार और छापामार युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली बनाई। मराठों ने कई युद्धों में मुगलों को चुनौती दी और मध्य और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। हालांकि मराठा सरदारों के बीच आंतरिक विभाजन और प्रतिद्वंद्विता के कारण मराठा संघ कमजोर हो गया था। उत्तर पश्चिम में एक और शक्ति का उदय हो रहा था, सिख एक धार्मिक समूह थे जो 15वीं शताब्दी में पंजाब में उभरे थे। वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। सिख शुरू में एक शांतिवादी समूह थे, लेकिन मुगलों ने उन पर अत्याचार किया। 17वीं शताब्दी के अंत में गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अपना बचाव करने के लिए सैन्यकरण किया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया, जो सिख योद्धाओं का एक भाईचारा था। खालसा अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। वे 5 ककार धारण करते थे: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया, जिन्होंने मुगल शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। भाग 5, राजपूत और जाट स्वायत्तता बनाए रखना। जब मराठा और सिख बड़े साम्राज्य बना रहे थे, अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अपनी स्वतंत्रता का दावा कर रही थीं। राजपूत हिंदू योद्धा कुलों का एक समूह का राजस्थान में शासन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने अकबर के अधीन मुगल शासन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक स्वायत्तता बरकरार रखी। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई, राजपूत राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली। राजपूत अपनी शिष्टता और युद्ध भावना के लिए जाने जाते थे। वे प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे, लेकिन वे आम दुश्मनों जैसे मुगलों और मराठों के खिलाफ भी एकजुट होते थे।
एक और समूह जो 18वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरा वह था जाट। जाटों ने मुगलों के उन्हें अपने अधीन करने के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। भाग 6 ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारियों से शासक तक। 18वीं शताब्दी के भारत में अराजकता और उथल पुथल के बीच एक नया खिलाड़ी चुपचाप सत्ता हासिल कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी, जो मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से आई थी, धीरे धीरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर प्रदान किया था। इस चार्टर ने कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। कंपनी शुरू में मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए भारत आई थी। भारतीय मसाले और वस्त्र यूरोप में अत्यधिक मांग में थे और कंपनी ने इन वस्तुओं के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया। हालांकि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक राजनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की थीं। इन चौकियों ने कंपनी को भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उनकी अपनी सेना और नौसेना थी। कंपनी ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया, जिससे वे स्थानीय सेनाओं से अधिक शक्तिशाली बन गए। कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता और चतुर कूटनीति ने उसे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति दी। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ संधियां की और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराया। इस युद्ध ने कंपनी की शक्ति को और मजबूत किया और उन्हें बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद की। इस जीत ने एक व्यापारिक कंपनी से भारत में एक शासक शक्ति में इसके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। भाग 7 पानीपत का तीसरा युद्ध, एक महत्वपूर्ण मोड़। 1761 में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये दो शक्तिशाली सेनाओं के बीच संघर्ष था। मराठा संघ और अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शासक। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक अभियान पर निकले थे। मराठों की बढ़ती ताकत से चिंतित अहमद शाह अब्दाली ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और भारत में कूच किया। दोनों सेनाएं हरियाणा के एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र पानीपत में मिली। युद्ध अहमद शाह अब्दाली की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। इस युद्ध ने उत्तर भारत में मराठा विस्तार के अंत को चिह्नित किया और उनकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। भाग 8 आक्रमणों का प्रभाव, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। 18वीं शताब्दी में भारत के कई विनाशकारी आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने न केवल तत्कालीन समाज को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। इन आक्रमणों का उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन आक्रमणों ने विभिन्न भारतीय राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। दो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी फारस के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली थे। इन दोनों ने अपने अपने समय में भारत पर आक्रमण कर यहाँ की संपत्ति और संसाधनों को लूटा। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उसने अपनी सेना के साथ करनाल के युद्ध में मुगल सेना को हराया और मुगल राजधानी दिल्ली को लूट लिया। करनाल की लड़ाई में मिली जीत ने नादिर शाह को दिल्ली की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली में उसने भारी लूटपाट की और मुगलों की शक्ति को कमजोर कर दिया। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1761 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया। उसने अपने आक्रमणों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को निशाना बनाया। उसने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया और उत्तर भारत को लूटा। इस युद्ध ने मराठों की शक्ति को भी कमजोर कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई शक्ति संतुलन की स्थिति उत्पन्न की। उसके आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को और कमजोर कर दिया और एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी।
जिसे अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर दिया। इस शक्ति शून्यता ने ब्रिटिशों को भारत में अपने पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। इन आक्रमणों ने भारतीय राज्यों की सैन्य कमजोरी को उजागर किया और ब्रिटिश विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। भाग 9, एक अशांत सदी की विरासत। 18वीं सदी भारत में गहन परिवर्तन का काल था। मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारत पर शासन किया था, अपने ही अंतर्विरोधों और बाहरी दबावों के बोझ तले टूट गया। इसके पतन ने एक शक्ति शून्यता पैदा की, जिसके कारण मराठा, सिख और अन्य जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी निरंतर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का काल था। मुगल साम्राज्य के पतन के कई परिणाम हुए। इससे उपमहाद्वीप का कई स्वतंत्र राज्यों में विखंडन हुआ। इस विखंडन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपना प्रभुत्व स्थापित करना आसान बना दिया। कंपनी ने भारतीय राज्यों के बीच विभाजन का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपने क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार किया। 18वीं सदी की घटनाओं ने भारत के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली।